दिस रॉड कैन नेवर मेक ट्रांसलेशन। प्रीवियस में तो चलो कुछ देर बाद, जैसे तुमने पेन का किया ना कि कुछ देर बाद तो वो कांटेक्ट छूट गया और नीचे गिरने लगा ना, हाँ, तो रोटेशन एक समय के बाद खत्म हो गया। लेकिन वही अगर मान लो मैं एक्सिस को एक एंड पे फिक्स कर देता हूं ताकि ये आगे चल के ट्रांसलेट कर ही ना सके, तो ये रोटेट करेगा। अब सवाल है कि एकदम शुरू में इसका जो टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स है वो mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2। तो एकदम शुरू में एकदम स्टेप वन में टॉर्क है mg इंटू l/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन α1, पहला का एकदम शुरू में। बढ़िया, ये α1 बना। अब ये सिचुएशन 1, लेट सिचुएशन 2। अब ये हॉरिजेंटल जहां छोड़ा था उससे अब रॉड कुछ ऐसे आ गया, थीटा घूम गया, पहले के से वो थीटा अब रोटेट कर गया। अब ये न्यू पोजीशन, स्टिल ए इज द एंड, यहां एक्सिस है, ठीक है। तो अब ये सेंटर C है, ये एंड B ऐसे था जैसे था एज इट इज। तो स्टिल mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ या ना? mg अब भी तो वर्टिकली डाउनवर्ड है कि नहीं ना, कि mg भी रॉड के साथ साथ अपना कन्नी बांधने लगेगा, नहीं ना? हाँ, तो mg डाउनवर्ड है, पहले भी था अभी भी है, बढ़िया। अब इस केस में ये जो सेकेंड वाला केस है, इसमें टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे? mg इंटू l/2? नो, बोलो बोलो। अब थीटा का रोल आ गया। अब तो l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। नाउ ज्योमेट्रिकली l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये l/2 डेफिनेटली है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, हाँ, अब ये है l/2 cos थीटा, ठीक है। अब जो न्यू पोजीशन है यहां अब α2 बनेगा, तो अब इसको लिख सकता हूं मैं mg इंटू l/2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू I इंटू α2। I तो सेम रहेगा, हाँ या ना? कारण एक्सिस तो एंड में ही है, एक्सिस एंड में ही है, जो फर्स्ट कंडीशन में था इसमें भी एक्सिस का वही पोजीशन। एक्सिस अपना पोजीशन बदला क्या? नहीं, तो I सेम रहेगा। टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स बढ़ा या घटा? टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स बढ़ गया या घट गया? कुम लो तई तो, बिकॉज cos थीटा इन एक्यूट एंगल इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। যত আমি যেহেতু থিটাটা হরিজন্টালের সাথে নিয়েছি, the more it will rotate the more will be the value of theta। आगे और थर्ड एक और पोजीशन पे जाएंगे तो देखेंगे, अगर जब रॉड को हम यहां लेके आएंगे तब अब हमारा सेंटर यहां, अब देखो mg यहां, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और भी कम हो गया ना। अब मान लो ये थीटा डैश, समझ रहे हो कि नहीं? नाउ इट इज l/2 cos थीटा डैश, सो डेफिनेटली cos थीटा डैश इज लेस देन cos थीटा। परपेंडिकुलर लेना है बाबू। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि कोई फोर्स का एक्सिस, उस लाइन को एक्सटेंड करो तो उस पे परपेंडिकुलर जो आएगा, समझ में आ रहा है? सो एज द रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस goes on decreasing and hence net torque decrease कर रहा है। I सेम है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो इसका मतलब है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क है, इसका मतलब टॉर्क घटेगा तो अल्फा घटेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो
यानी कि एंगुलर, दिस शोज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। समझ में आया? अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, बढ़िया। एंगुलर स्पीड भी डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगा, बोलना है और किसी को? एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? अल्फा और देखो, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, उसी तरह से अल्फा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा डी ओमेगा dt। तो इसका मतलब अगर अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है? एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो रहा है। बैंगे छाता, मैं कहां बोला कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड? मैंने कहा रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हुआ। अरे तुमको पहला महीना 500 रुपया पॉकेट मनी मिला, अगला महीना 400 रुपया पॉकेट मनी मिला, नेक्स्ट महीना 300 रुपया पॉकेट मनी मिला। तुम पॉकेट मनी को जमा रहा है, खर्च नहीं कर रहा है। हाँ, तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ रहा कि घट रहा है? पॉकेट मनी घट रहा मतलब तुम्हारा बैलेंस घट गया क्या? तो ये भले ही अल्फा, इसका इंस्टेंटेनियस अल्फा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ओमेगा का चेंज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कहां कहा कि ओमेगा डिक्रीज कर रहा है? ओमेगा का बढ़ने का रफ्तार डी ओमेगा डी टी घट रहा है, ओमेगा चेंज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। ये थोड़ी इंडिकेट करता कि ओमेगा खुद डिक्रीज हो रहा है। नहीं समझा? हाँ, अल्फा का जिंदा रहना अल्फा का जिंदा रहना मतलब ओमेगा का लगातार बढ़ना, ए का जिंदा रहना मतलब वी का लगातार बढ़ना। भले ए खुद कांस्टेंट रहे, ए खुद इंक्रीज करे, ए खुद डिक्रीज करे, लेकिन कैरेक्टर ऑफ ए जिंदा है मतलब भी इंक्रीज हो रहा है। कैरेक्टर ऑफ अल्फा जिंदा है मतलब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। तो फंस जाएगा ना एमसीक्यू में, क्या समझा? अच्छा, अरे मार खा जाएगा। हाँ, इतना समझा रहे, बोल रहा कुछ नहीं, पूरा ठंडा जल माथा डाल दो। अच्छा, इसका दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका मैंने बताया कि टू अंडरस्टैंड ओमेगा इज इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ? कुछ और सोचो कि जिससे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। अरे बुड़बक, ये रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल पोजीशन लगातार नीचे जा रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास का देखो ना, 3 जगह देखो ना, ये उससे ये और नीचे, तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल पोजीशन लोअर हो रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी उसका घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो उसका बिल्कुल, और क्या है, रोटेशनल के ही बढ़ेगा। प्योर रोटेशन है ना यहां। अच्छा, यहां एनर्जी कंजर्वेशन, ये गलती बहुत लड़का करता है। यहां अगर कहे कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो तो चलो सब लिखो, तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक लाइन लिखो। इसका मैं किसी को नहीं बोलूंगा, पहले एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो, कोई भी एक थीटा पर लिखो ना। शुरू हॉरिजॉन्टल पे था, थीटा घुमा, एनर्जी कंजर्वेशन लिखो। देखते हैं एक लाइन का सोच क्या है। हाँ, कोई भी एक जनरल थीटा पे लिखो। अब देखो, यहां ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, हो रहा क्या? नहीं। यानी कि जो हाफ mv स्क्वायर का जो सोच आ रहा है वो सोच
सही नहीं है। कहां हाफ mv² एनर्जी एक्सप्रेशन में लिखना है, कहां नहीं लिखना है, ये सोच रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलती होने का चांस 100%। ठीक है, ये प्योर रोटेशन हो रहा है, इसमें ट्रांसलेशन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि किसी भी डायमेंशनल बॉडी को कुछ समय के लिए या कुछ ज्यादा समय के लिए अगर उसमें उसका कोई भी एक पॉइंट को ऑब्स्ट्रक्ट करके रखो तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर पा रहा है, चाहे उसका मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या वर्टिकल प्लेन में हो या किसी टिल्टेड प्लेन पे हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वहां ट्रांसलेशन मोशन अगर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का रोल इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल के ही होगा। ठीक है, तो चूंकि ये वर्टिकल प्लेन का आर्गुमेंट है, ये मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे, तो पार्टिकल का जो अपना इनिशियल पोजीशन से यहां तक आने का जो लॉस ऑफ द वर्टिकल हाइट है, तो इसको हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस लिखेंगे यूजिंग द रेफर्ड हाइट लॉस। यहां अगर वो एच है तो उसको तुम इन टर्म ऑफ थीटा, ये अगर रेडियस है l/2 तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट है l/2 साइन थीटा। ज्योमेट्री से ध्यान दो, ये अगर l/2 है तो करस्पॉन्डिंग ये हाइट क्या होगा, l/2 साइन थीटा। तो h को l/2 साइन थीटा भी लिख सकते हो, बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? इसमें अभी ये बताया, अभी अगला में कंफ्यूज करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे। चलो करते हैं, पहले इसको लिख लो। हो गया, लिख लिया। अब देखो कंफ्यूज कहां हम लोग होते हैं। यहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है, एकदम बिल्कुल सिमिलर अरेंजमेंट में वहां मैं mgh को हाफ mv² भी लिख दूंगा। अब तुम बोलोगे कि वहां भी तो रोटेशन हो, देख लो अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब मान लो इसी डायग्राम को रिपीट करते हैं इसके साथ। ये एक पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, ये लेंथ l, ये क्या है, एक लाइट रोप, ये एक एंड ए है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मतलब ये एक m मास का पार्टिकल है, m मास का एक पार्टिकल है, ठीक है ना, और उसको एक l लेंथ का रोप से बांधे हैं। वन एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड और इनएक्सटेंसिबल रोप है, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी रोप का मास नहीं है, उसका सिर्फ लेंथ काउंटेबल है, और उसको इनिशियली स्ट्रेट रखे हैं स्ट्रेच करके, और उस दूसरे एंड पे मास m को रखे हैं। और जैसे प्रीवियस अरेंजमेंट में रॉड ऑब्स्ट्रक्टेड एट इट्स वन एंड एंड रिलीज कर दिए थे, इसको भी उसी तरह रोप को स्ट्रेट रख के रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसका वेट mg, तो क्या इसका जो फॉलोअप है पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, क्या वो सीधा अलोंग द लाइन ऑफ mg नीचे आएगा? नहीं, ये एक सर्कुलर लोकस में घूमेगा, हाँ या ना? तो बिल्कुल ये एक सर्कुलर लोकस में घूमेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मास कभी इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, कभी इस तरह से क्रॉस करेगा, है ना? तो अब अगर मान लो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, कभी वो इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कहीं यहां क्रॉस कर रहा है,
यहां उसका कुछ V1 है, पता नहीं क्या है, यहां जब आया कुछ V2 है, पता नहीं क्या है, लेकिन इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्म ऑफ थीटा है मान लो। तो कहने के लिए रॉड भी अपने एक एंड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था वर्टिकल में, यहां पार्टिकल भी एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को रेडियस बना के वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, हाँ या ना। अब मैं अगर कहूं कि टू नो द वैल्यू ऑफ V1 और टू नो द वैल्यू ऑफ V2, व्हाट यू विल डू, क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m, पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, इट इज अटैच्ड विद अ light inextensible rope of length L whose one end is fixed. Initially the rope and the mass kept horizontal and released such that using the length of the string the mass is rotating in vertical plane. Once it rotates through an angle theta, if its instantaneous tangential velocity is v1, तो क्या करोगे तुम, कैसे निकालोगे? तो यहां भी तरीका वही है, यू कैन गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जान के रखो, चाहे एक सिंगल पार्टिकल हो या एक रिजिड बॉडी, अगर उसका रोटेशनल मोशन वर्टिकल प्लेन में है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट वाला बात है, अगर एक रिजिड रॉड हो या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा है इन वर्टिकल प्लेन और ड्यूरिंग इट्स वर्टिकल प्लेन सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन जो भी कहो, किसी भी इंस्टेंट में उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा तुमसे, तो फिर टॉर्क का कॉन्सेप्ट में मत जाओ, फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क तुमको इंस्टेंटेनियस ओमेगा जानने में मदद नहीं करता है। टॉर्क किस में मदद करता है? इंस्टेंटेनियस अल्फा जानने में। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बात है, फॉर्मूला वाइज रोज रट्टा मारते हैं, लेकिन फिर भी जब सवाल बनाने आते हैं, जब एमसीक्यू करते हैं, थ्योरी करते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आर्गुमेंट करते हैं, तो ये सारा चीज छोड़ के आ जाते हैं। एकदम दिमाग में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। टॉर्क का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको अल्फा का जानकारी चाहिए। व्हेन आई नीड टू नो द इंस्टेंटेनियस अल्फा एट अ पॉइंट, देन वी विल गो फॉर टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा इक्वेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ओमेगा जानना है तो अल्फा का इस्तेमाल सिर्फ एक कंडीशन पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट रोटेशन मोशन। कारण तुम याद करो, ट्रांसलेशनल मोशन में रिपीटेडली हम लोग इसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि व्हेन लीनियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन ओनली वी कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। जो का इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में जो तीन मेन फॉर्मूला है, सबको पता है क्या क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ट्रिक है a का कांस्टेंट होना। बिल्कुल यही फॉर्मूला का तीनों का फॉर्म रोटेशन मोशन में भी है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। देख लो, कंपेयर कर लो वो तीनों इक्वेशन के साथ। करेक्ट कंडीशन है व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तभी जाके इनका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके पहले ही एक एमसीक्यू से मैंने ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा दिया तुम लोगों के लिए, दिमाग में रहना चाहिए कि एनी पार्टिकल, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या कोई रिजिड बॉडी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या रिजिड बॉडी,
जिसका मोशन वर्टिकल प्लेन पे होता है कम से कम वो कांस्टेंट अल्फा से मूव नहीं करता है। क्लियर हो गया था ना कि एक रॉड रोटेट करता है तो उसका अल्फा डिक्रीज करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। सो कांस्टेंट अल्फा का मोशन वर्टिकल प्लेन पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे लिंक हो रहा है। अगर वर्टिकल प्लेन पे अल्फा कांस्टेंट नहीं हो सकता है तो सवाल ही नहीं है कि मैं वर्टिकल प्लेन में इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकूं। क्लियर हो गया? ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया कि इसको क्यों नहीं वर्टिकल प्लेन में करेंगे। नहीं तो अंधाधुंध कर दोगे, बोलोगे कि सर आप तो छोड़े हैं, इनिशियल 0 है तो यहां का लगा देंगे, थीटा घुमा है तो भाई अल्फा क्या लगाओगे, अल्फा यहां से यहां थोड़ा ही कांस्टेंट है। तो करना क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट लिखो, टू रिलेट angular velocity of a particle rotating in vertical plane at its two distinct positions we must use energy conservation. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ना? तो कम से कम मैं एक प्लेन को लेके पहले चल रहा हूं, वर्टिकल प्लेन पे सारा बात पहले कर रहा हूं ताकि एक प्लेन पे स्टिक करे तो उस प्लेन में जितना मैक्सिमम बात हो सकता है उसको समझ सके। क्लियर है? तो अब तय हो गया कि चाहे एक पार्टिकल का वर्टिकल प्लेन में रोटेशन पर बात हो या एक रिजिड बॉडी का वर्टिकल प्लेन में एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन का बात हो, तो वहां एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to know the instantaneous angular speed at any instant with respect to angular speed known at other instant। जैसे कि मैं यहां छोड़ रहा हूं तो यहां 0 है, यहां पूछा जा रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि मेरे को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पे v1 पूछा जा रहा है, ओमेगा नहीं पूछा जा रहा है, जबकि हो तो रहा है इसका एक्चुअल मोशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या, रोटेशन हो रहा है। तो इसका ओमेगा होगा, यहां कुछ करस्पॉन्डिंग ओमेगा होगा, यहां कुछ दूसरा ओमेगा होगा। ओमेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी तो हम लोगों ने सीखा, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? बढ़िया। अब सवाल है, देखो अब मान लो इनिशियल पोजीशन P1 से इस पोजीशन P2 में आने में लेट देर इज अ लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट बाय H1 मान लिया। अब तो इसका सेंटर ऑफ मास का थ्योरी नहीं आया क्योंकि ये तो कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, ये स्ट्रिंग है लाइट। तो मान लो ये इतना वर्टिकल हाइट लॉस किया है ना, बढ़िया है। तो लेट दिस इज बी H1, यहां के लिए बात करेंगे तो लेट दिस इज बी H2 कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देखो mgH1 is the loss in potential energy moving from P1 to P2, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि प्राइमरी मोशन मैंने क्या कहा, ये रोटेशन हो रहा है। ये डायमेंशनली कौन है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का एमआई क्या होता है, जल्दी से बोलो, एक mr स्क्वायर। ये घूम रहा है किसके अबाउट, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, तो क्या मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू ml स्क्वायर, हाँ या ना? आई क्या है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला mr स्क्वायर, और यहां क्या है l, तो आई कैन राइट डाउन ml स्क्वायर। बढ़िया। इस इंस्टेंट का एंगुलर स्पीड मैंने ओमेगा 1 लिया और करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल स्पीड v1।
मैंने कहा था कि क्वांटिटी रिलेटेड टू एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, उसके साथ एक लीनियर काइनेमेटिक्स का क्वांटिटी छुपा हुआ होता है। अल्फा ए को छुपाए रखता, ओमेगा भी को छुपाए रखता। समझ में आया? ये जो छुपा रुस्तम दो कैरेक्टर्स है, द इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी, ये दोनों अपना जो काउंटर पार्ट है इन रोटेशनल मोशन उससे खुद को डिराइव करता है। यानी कि दिस v1 कैन डिराइव इटसेल्फ एज ओमेगा 1 इंटू रेडियस। हाँ या ना? The linear velocity, the tangential character of the linear velocity can express itself, can derive itself by the use of instantaneous angular velocity at that instant into its radial presence, radius distance। तो मैं v1 को ओमेगा 1 से डिराइव कर सकता हूं। तो अगर मैं ओमेगा 1 को लिखूं इन टर्म ऑफ v1, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? कैन आई राइट डाउन दिस इज v1 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर v1 इज ओमेगा 1 इंटू एल है, तो क्या मैं ओमेगा 1 को v1 बाई एल लिख सकता हूं? उसका स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकता हूं। एल स्क्वायर को गायब कर सकता हूं, क्या मिलेगा? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आ गया। किताब में देखोगे तो तुमको कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर वो सवाल तो सॉल्व था, वहां तो हाफ एम वी स्क्वायर से कर दिया था, यहां आप बोल रहे कि हाफ एम वी स्क्वायर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो भाई। अब वहां का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका जनरल फॉर्म में वो आ गया, क्योंकि उसका आई एम आर स्क्वायर है करके। नहीं होगा। यही अगर तुम आ जाओ, समझ में आया कि नहीं बात? सो फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट rotating about a fixed point, maintaining a particular distance using the length of the inextensible string, तुम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो या इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालो। अगर ओमेगा जानना है तो तुम डायरेक्ट mgh को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो। तुमको भी जानना है तो mgh को डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर कर दो। गलत नहीं है। कब? जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही काम अगर तुम रॉड के साथ कर दोगे, रिंग के साथ कर दोगे, सिलिंड्रिकल बॉडी के साथ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?